फिल्म 1990 के कश्मीर विद्रोह के दौरान कई हिंसक घटनाओं को दिखाते हुए शुरू होती है, जहां आतंकवादी रालिब गालिब या चालिब के नारे के साथ कश्मीरी हिंदू समुदाय के बीच डर फैला रहे होते हैं, जिसका अर्थ है कन्वर्ट, लीव या डाई। वे पुष्कर नाथ के घर पहुंचते हैं और चावल के कंटेनर में छिपे उनके बेटे को गोली मार देते हैं। पुष्कर और उनकी बहू श्रद्धा रहम की भीख मांगते हैं। पुष्कर के पूर्व स्टूडेंट मिलिटेंट कमांडर फारूक मलिक बिट्टा श्रद्धा को अपने जीवन के बदले खून से लथपथ चावल खाने के लिए मजबूर करता है। फिर वह अपने बच्चों को रोते हुए देखती है। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पुष्कर के 4 दोस्त हैं, सिविल सेवक ब्रह्मदत्त, डॉक्टर महेश कुमार, पुलिस अधिकारी हरि नारायण और पत्रकार विष्णुराम। पुष्कर के बेटे के मारे जाने पर उन चारों ने कश्मीर में सेवा की। वे अपनी यादों से कश्मीर की घटनाओं को याद करते हैं, जिसे ब्रह्मा जेनोसाइड कहते हैं। तभी वहाँ कृष्णा आता है, जो श्रद्धा का छोटा बेटा होता है। कृष्णा को बताया जाता है कि उनके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। फिर पत्रकार कृष्णा से पूछता है कि वह कश्मीर के बारे में क्या जानता है। तब वह अपनी पुरानी यादों में चला जाता है, जहां वह अपने कॉलेज में होता है। वहां पर उसकी अध्यापिका राधिका मेनन द्वारा कश्मीर के प्रति प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पुष्कर अपने बेटे की सुरक्षा के लिए ब्रह्मदत्त से अनुरोध करता है, जिस पर भारतीय जासूस होने का आरोप लगाया गया था। ब्रह्मा उसके साथ कश्मीर जाते हैं और कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा देखते हैं। वे सभी ब्रह्मा से हेल्प मांगते हैं। ब्रह्मा इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से बात करते हैं, लेकिन वह ब्रह्मा को सस्पेंड कर देते हैं। जब उनके बेटे को गोली मार दी जाती है तो पुष्कर महेश से अपने बेटे की जान बचाने का अनुरोध करते हैं, लेकिन उनके अस्पताल पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया होता है, जिन्होंने अस्पताल के कर्मचारी को गैर मुसलमानों का इलाज करने से मना किया होता है। विष्णु पुष्कर को और उनके परिवार को कॉल के पास ले जाते हैं, जो एक हिंदू कवि है जो मुसलमानों के साथ दोस्ताना संबंध रखता है। कॉल कई पंडितों को अपने घर में ले जाता है, लेकिन उग्रवादियों का एक समूह उन्हें और उनके बेटे को सुरक्षा देने की आड़ में लेने के लिए आता है और उन दोनों को साथ में ले जाता है। उनमें से बाकी लोग जगह छोड़ देते हैं और रात में ही गाड़ियों में भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में पेड़ों पर लटके शवों को देखकर चौंक जाते हैं। वे सभी शरणार्थी बनकर जम्मू कश्मीर में बस जाते हैं और कम राशन और हानिकारक परिस्थितियों में शिविरों में रहने लगते हैं। ब्रह्मा को जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। उनके अनुरोध पर गृह मंत्री जम्मू शिविरों का दौरा करते हैं, जहां पुष्कर धारा 370 को हटाने और कश्मीरी पंडितों के पुनर्निवास की मांग करते हैं। ब्रह्मा श्रद्धा से मिलते हैं और उसको कश्मीरी नदी मार्ग में सरकारी नौकरी दिलाने की बात करते हैं। वह मान जाती है और वह अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां कृष्णा एएनयू के छात्र चुनाव में चुनाव लड़ रहा होता है। प्रोफेसर राधिका मेनन के द्वारा उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। वह पुष्कर के गुस्से के कारण कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार को निशाना बनाने लगता है। फिर पुष्कर की मृत्यु हो जाती है और कृष्ण पुष्कर की अंतिम इच्छा के अनुसार राख को बिखेरने के लिए वह पुष्कर के चारों दोस्तों के साथ कश्मीर में अपने पुराने घर में जाते हैं, जहां वह देखता है कि इंडिया के बारे में दीवारों पर बुरा भला लिखा होता है और शिवलिंग को नीचे गिराया होता है। ब्रह्मा शिवलिंग को उठाकर उनके स्थान पर रख देते हैं। तब कृष्णा पुष्कर की अस्थियों की राख को वहां बिखेर देता है। मेनन कृष्णा से सरकार को बेनकाब करने के लिए कश्मीर के कुछ फुटेज शूट करने के लिए कहती है। मेनन के संपर्क की मदद से कृष्णा फारूक से मिलता है। कृष्णा फारूक पर पंडितों की स्थिति के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाता है, लेकिन फारूक खुद को एक नए जमाने का गांधी घोषित करता है और कहता है कि पंडित यहाँ से खुद भागे अपनी मर्जी से। किसी ने उन्हें नहीं भगाया, मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे फंसाया गया है। वह उसे यह भी कहता है कि तुम्हारी माँ और भाई को मैंने नहीं, भारतीय सेना ने मारा था। यह सुनकर कृष्णा को गुस्सा आता है। वह रोते हुए वहां से चला जाता है।
तब कृष्णा ब्रह्मदत्त से मिलता है और उनसे सवाल करता है और कहता है कि आप लोगों ने मुझसे झूठ कहा कि मेरी माँ और भाई को फारूक ने मारा था। कश्मीर में कोई जेनोसाइड नहीं हुआ। तो ब्रह्मा कृष्णा को पुष्कर द्वारा बनाई गई अखबारों की कटिंग की फाइल सौंपता है और कहता है कि इसमें कश्मीरी पंडितों और तुम्हारे माँ बाप के असली कातिलों का सच है। वह फाइल्स खोलता है जिसमें कहा गया था कि भारतीय सेना के सैनिकों के वेश में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को मारा। यह देखकर उसे सारा सच पता चलता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। प्रेजेंट में कृष्णा दिल्ली लौटता है। राधिका उसे स्टेज पर बुलाती है। उसे कहती है कि बताओ तुमने कश्मीर में क्या देखा। कृष्णा ANU परिसर की गर्जनापूर्ण भीड़ के बीच विश्वविद्यालय के राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक निर्धारित भाषण देता है। वह कश्मीर के पौराणिक इतिहास और अपने परिवार और अन्य कश्मीरी हिंदू पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में विस्तार से बताता है और कहता है कि कश्मीरी पंडितों का फिर से जेनोसाइड हुआ, जो हम जैसे और तुम जैसे वामपंथियों द्वारा किया गया, और कहता है कि फारूक बिट्टा ने ओपनली कबूल किया कि उसने कश्मीरी पंडितों को मारा है, लेकिन फिर भी उसे इंडिया के टॉप मोस्ट ऑफिस में आमंत्रित किया गया। क्या यह जेनोसाइड नहीं है? सभी उसकी बातें गौर से सुनने लगते हैं और आखिर में वह कहता है कि क्या कश्मीरी पंडितों को उनके घर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? आखिर में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है पुष्कर का परिवार नदी मार्ग में बस गया होता है। बिट्टा के नेतृत्व में आतंकवादियों का एक समूह भारतीय सेना के रूप में तैयार होता है और शीर्ष पंडितों को वहां घेर लेता है। तभी वहां शिव आ जाता है और उसे आतंकवादियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। शिव को पकड़ने पर श्रद्धा विरोध करती है। गुस्से में फारूक उसके कपड़े उतार देता है और उसके शरीर को आरा मशीन में काटकर 2 टुकड़े कर देता है। फिर वह लाइन वाइज सभी को गोली मारने लगता है। लास्ट में वह शिव को गोली मार देता है और इसी के साथ मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। यह मूवी एक सच्ची घटना है जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों के बारे में बताया गया है। कृपया इस मूवी को सभी लोग थिएटर्स में जाकर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।